नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस से बीपीएससी की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने बीपीएससी के पैटर्न के बारे में देखा, सिलेबस देखा, रिसोर्सेज देखे और फिर मैंने एक इंटरव्यू भी पोस्ट किया था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है बीपीएससी के संबंध में वो है कि तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि तैयारी की शुरुआत की जाए। उसके बाद जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि आखिर बुक्स कैसे पढ़ें, रिसोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन आखिर उस रिसोर्सेज को स्मार्टली कैसे अप्लाई करना है अपने स्टडी में ताकि मिनिमम इनपुट के साथ हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके और कम से कम पढ़ाई करके हम बहुत ज़्यादा सीख सकें और अपनी प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल सकें। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रिवीजन की जाए, किस प्रकार से प्रैक्टिस की जाए, किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेटेड रखा जाए और किस प्रकार से नोट्स वगैरह तैयार किए जाएं। तो इस वीडियो में यह सब जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में आ सकता है। तो यदि तैयारी की शुरुआत आप कर चुके हो तो अपने तैयारी को 5th गियर में डाल लो, अपनी गाड़ी को, और यदि तैयारी की शुरुआत नहीं किए हो तो बहुत अच्छा अवसर है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से शुरुआत करनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक ये वीडियोज पहुंच सके। बहुत ही जरूरी वीडियो है, तो पूरा का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ऑनलाइन देखिएगा ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि सबसे ज्यादा सवाल मुझसे यही पूछा जाता है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले आपको बीपीएससी के पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या है, यह जानकारी तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और इसके अलावा, पैटर्न के अलावा, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है सिलेबस, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि पढ़ते हैं तो उसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। ताकि न ज़्यादा पढ़े न कम पढ़े, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़े। कोई सब्जेक्ट में हमको पीएचडी थोड़ी ना करना है कि पूरा का पूरा किताब मोटा मोटा पढ़ डालें। ऐसा पीएचडी के लोग करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना सिलेबस में रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ना चाहिए, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो सिलेबस की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए और सिलेबस हमेशा दिमाग में होना चाहिए जब भी आप पढ़ते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट पैटर्न हो गया, दूसरा हो गया सिलेबस। अब आपको पढ़ना क्या है, तो इसके लिए रिसोर्सेज की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए या फिर दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे जो कि हमारी तैयारी में योगदान दे सकते हैं ताकि हमें भटकना न पड़े। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं, आपको पैटर्न भी बता चुका हूं, सिलेबस भी बता चुका हूं और रिसोर्सेज भी बता चुका हूं, जो कि मिनिमम रिसोर्सेज मैंने बताए हैं। तो वो तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, ये चौथा पार्ट है। तो इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। शुरुआत के लिए और भी जो चीजें जरूरी होती है वो है कि आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। बुक्स चाहे कितने भी हो, मैंने रिसोर्सेज में एनसीईआरटी के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, तो यहां बता देता हूं कि एनसीईआरटी से आपको शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप सिलेबस के बारे में समझ नहीं रखते हैं या फिर आपको
हिस्ट्री में क्या क्रोनोलॉजी है, ज्योग्राफी में जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनके बारे में नहीं पता है, इकोनॉमी में जो बेसिक चैप्टर्स हैं, राज्य व्यवस्था के जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी जानकारी नहीं है, मतलब बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप शुरुआत कर दीजिए और 9th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक आप हर सब्जेक्ट का पढ़ डालिए। लेकिन यदि बेसिक नॉलेज है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बिल्कुल मत छोड़िए, 6 से लेकर 12 तक जरूर पढ़ जाइए नया वाला। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो आपका एनसीईआरटी है वो यदि ज़्यादा समय है तो 9 से लेकर 12 तक पढ़ जाइए, और यदि ज़्यादा समय नहीं है तो 11th और 12th तो निश्चित रूप से पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी से बेहतरीन कोई भी स्रोत नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़िए, यह शुरुआत के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा। इसके अलावा आप पीसीएस एडुकेयर जो हमारा चैनल है उसके वीडियोस से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए और उसके बाद चैप्टर वाइज जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का वीडियो कंप्लीट है, राज्य व्यवस्था का वीडियो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, तो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम अचानक से किताब पढ़ने लग जाते हैं तो बहुत सारे टर्म हमें समझ में नहीं आते और शुरुआत से ही हमको लगने लगता है कि यार कितना कठिन एग्जाम है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होने लगता है। लेकिन मैंने वीडियोज इस तरीके से बनाए हैं कि 0 लेवल से लेकर और भास्ट लेवल तक मैं गया हूं, तो आपको वो वीडियोज देख करके ना धीरे धीरे जब आपको समझ में आने लगेगा टॉपिक, तब आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अंदर से आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप तैयारी की शुरुआत आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मेरे वीडियोज जो है वो ज़रूर से ज़रूर देखिए, और अन्य चैनल्स पर भी यदि आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, जैसे एडुटेडिया के वीडियोज मुझे अच्छे लगते हैं, शुरुआत करने के लिए आप वहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। एडुटेडिया यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने भी बहुत टाइम तक किया है। ठीक है, तो शुरुआत के लिए आप वीडियोज भी ज़रूर देखिए और उससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा लोगों से मिलिए, जो भी अनुभवी लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, पहले से 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, उनसे मिलिए। वो मिलने के लिए आपको समय जरूर देंगे, चूंकि जब जैसे आदमी सफल होता है ना वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर कोई कठोर विचार का भी है तो भी उसका व्यवहार जो है वो मृदुल हो जाता है सफलता मिलने के बाद। ठीक है, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, और मना करते भी हैं तो 2 बार 4 बार रिक्वेस्ट करिएगा तो वो मान जाएंगे आपसे मिलने के लिए और आपसे खुल करके बात करेंगे। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप उनको आदर देंगे तो। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन भी जो है आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर अनुभवी लोग आपको बहुत कुछ बताते हैं, तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत लिमिटेड लोगों से मिलिए, बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलिए, क्योंकि ऑनलाइन जो है ना मतलब भरमार है लोगों की, जिनको 0 नॉलेज है ना वो भी ज्ञान देने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से मत मिलिए, जो भी अनुभवी लोग, आप कुछ लोगों को बातचीत करिएगा, अपने आप पता चल जाएगा, विचारों से पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है। तो ऐसे लोग जो आपके काम के हो सकते हैं उनसे मिलिए, अनुभव उनके अनुभवों से सीखिए, उनकी गलतियों से सीखिए। मैं तो अपनी गलतियां स्पष्ट रूप से बताता रहता हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की जिसके कारण अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूं। तो उन लोगों से सीखिए। खुद गलती करके सीखने से अच्छा है कि दूसरों की गलतियों से आप सीख लीजिए, ताकि आपका टाइम बच जाए। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो शुरुआत करने के लिए जैसे मैंने बताया, एक बार फिर बता देता हूं, सबसे पहले पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, रिसोर्सेज की जानकारी जुटाइए, जो कि मैं सब कुछ बता चुका हूं। इसके अलावा इंटरव्यूज देखिए, जो सफल हैं इंटरव्यू में भी मैंने डाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल से जुड़िए, कुछ वेबसाइट से जुड़िए, ठीक है, जो कि मैं रिसोर्सेज में बता चुका हूं, उन वेबसाइट से जुड़िए और एनसीईआरटी पढ़ते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो है हाउ टू स्टडी। अब रिसोर्सेज तो मैंने बता दिए कि कहां से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, लेकिन आखिर उनको पढ़ना कैसे है, यह भी बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि हम किताब निकाल लेते हैं, पढ़ते जाते हैं, कुछ समझ में आता है, नहीं आता है, फिर जो है बोर हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ऐसा ही अक्सर अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो यदि आप स्मार्ट वे में पढ़ते हैं, यदि आप मन लगा करके पढ़ते हैं, यदि आप इंजॉय करते हैं पढ़ाई को, तो ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर जो है आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो बुक पढ़ने के लिए जो है
मैं आपको तरीका बताता हूं कि बुक को पहला जब रीडिंग दीजिए, आपको 3 रीडिंग देनी है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप पढ़ते जाइए, मतलब एकदम रीडिंग दे देना है। कुछ समझ में आता है नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में आता है नहीं आता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। बस किताब निकालिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ चुनिए, ठीक है। मान लिया सुबह में एक सब्जेक्ट पढ़ा तो शाम में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट एक साथ चुनिए और सब्जेक्ट का भी जोड़ी इस प्रकार से लगाइए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो राज व्यवस्था भी पढ़ लीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ राज व्यवस्था का संबंध है। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ पर्यावरण भी पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंट भी पढ़ लीजिए, तो दोनों का रिलेशन हो जाता है। यदि आप करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, तो वो दोनों का रिलेशन हो जाता है। इकोनॉमिक्स का रिलेशन जो है आपका ज्योग्राफी से भी हो जाता है। जब आप उद्योग धंधे पढ़ते हैं, जब आप कृषि के बारे में पढ़ते हैं, जब आप खनिज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो आप ज्योग्राफी का भी ये सेक्शन है। जब आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं तब आपका ये जो सेक्शन होता है वो इकोनॉमिक्स में भी आता है और ज्योग्राफी में भी आता है। तो ये इस प्रकार से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप बिठा सकते हैं, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट उठाइए, एक सब्जेक्ट सुबह में पढ़ लीजिए, एक सब्जेक्ट शाम में पढ़ लीजिए। और फर्स्ट रीडिंग में जैसा मैंने बताया कि बस पढ़ते चले जाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बस रीडिंग देते जाइए। तो फर्स्ट रीडिंग में ऐसा करना है, ठीक है। और आपको कुछ यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है फर्स्ट रीडिंग में उसको अंडरलाइन करते हुए भी चल सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही हैं, दूसरी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो कोई भी हाइलाइटर ले लीजिए या फिर कोई भी एक रंगीन कलम ले लीजिए, कोई भी ब्लू के अलावा कोई भी कलम ले लीजिए, लाल हो, हरा हो, गुलाबी हो, कोई भी एक कलर का पेन ले लीजिए और उससे मार्क करते चलिए, अंडरलाइन कर लीजिए। जब दूसरी रीडिंग कीजिए तो जो आपने अंडरलाइन किया है केवल उसी को पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने अंडरलाइन किया है केवल वही बातें मुझे समझ में नहीं आई है, बाकी सब बातें मैं समझ चुका हूं। तो दूसरी बार में भी केवल अंडरलाइन किया हुआ पढ़ते चलिए और इस बार जब अंडरलाइन कीजिए तो दूसरे रंग के कलम से कीजिए, ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट रीडिंग में आपने कौन कौन सा अंडरलाइन किया था और सेकेंड रीडिंग में आपने क्या क्या अंडरलाइन किया है। अब सेकेंड रीडिंग जब आप कीजिए तो थोड़ा सा गौर से पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सा गौर से पढ़िए और उसमें देखिए कि कौन कौन सी चीजें आप याद रख पाते हैं जो कि आपको लगता है कि हमेशा के लिए याद रह जाएंगी, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि या तो समझ में नहीं आ रही है या फिर इसको याद रखना मुश्किल है या फिर बहुत दिनों तक आप याद नहीं रख सकते हैं। तो उन चीजों को आप सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन दूसरे रंग के कलम से कर लीजिए। और जब तीसरी बार रीडिंग दीजिए तो सेकेंड रीडिंग में जो आपने हाईलाइट किया है उसी को पढ़िए और उसके बाद आप जो है उसका नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स भी बनाते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाने के लिए भी पढ़िए, पढ़ते चलिए और नोट्स उसका बनाते चलिए। नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है बुक पढ़ने का पैटर्न, ठीक है। 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाएंगे और उसके बाद 3 रीडिंग बुक का देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बुक भी आपका कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी देखिए 3 रीडिंग के बाद रिवीजन तो करना ही है, तो रिवीजन के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि याद नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है कि ईस्वी याद नहीं होती है, बहुत सारे नाम याद नहीं होते, बहुत सारी घटनाएं याद नहीं होती हैं। तो ये मत सोचिए कि केवल आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है शुरुआत में। बाद में जब तक रिवीजन नहीं करता है कोई तब तक उसको याद नहीं होता है। तो इस बारे में निश्चिंत होकर के आगे पढ़ते चलिए। ये हो गया बुक पढ़ने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं मैगजीन्स। मैगजीन्स भी जो है, एक मैगजीन आप डेली पढ़िए, ठीक है। एक मैगजीन आप 1 घंटा निकालिए करंट अफेयर्स की मैगजीन्स के लिए और 1 घंटा और निकालिए एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स के लिए। जो वेबसाइट्स मैंने रिसोर्सेज में बताए हैं उन सब पर थोड़ा सा घूमिए, ठीक है। जैसा आप फेसबुक पर घूमते हैं, दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर जवाब देते रहते हैं, विभिन्न ग्रुप्स में घूमते रहते हैं, तो वो आदतें छोड़िए और जो वेबसाइट्स मैंने बताए हैं, जो यूट्यूब चैनल्स मैंने बताए हैं उन पर घूमिए। तो 1 घंटा ऑनलाइन आप घूमिए और 1 घंटा जो है आप न्यूज़पेपर को दीजिए और मैगजीन को दीजिए, जिससे करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी अच्छे से होती रहेगी। न्यूज़पेपर में भी आपको फर्स्ट पेज पढ़ना है जिसमें हेडलाइंस होते हैं, आपको आर्थिकी पढ़ना है जिसमें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो नॉलेज होता है वो होता है, और सबसे ज़रूरी एडिटोरियल आपको ज़रूर पढ़ना है। एडिटोरियल हो सकता है कि कभी अच्छा एडिटोरियल हो, कभी खराब
एडिटोरियल हो, लेकिन शुरुआत में आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बाद में आपको नॉलेज जैसे जैसे अनुभव होगा ना, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा एडिटोरियल मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो एडिटोरियल शुरुआत में एकदम पढ़ते चलिए, धड़ल्ले से पढ़ते चलिए, और जब आपको एडिटोरियल समझ में आने लगे, एडिटोरियल में जो मुद्दा दिया हुआ है वो आप समझ में आने लगे, तब आप उसका संक्षेप में नोट्स लिखना भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब वीडियोज हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप खाली मतलब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए मान लिए, तो कुछ वीडियोस देख लिए। अगर वीडियो भी देख देख करके बोर हो गए हैं तो कुछ वेबसाइट्स पर सर्च कर लीजिए, जैसा मैंने बताया, कुछ एप्लीकेशन सर्च कर लीजिए जो मैं रिसोर्सेज में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आपकी पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होगी। अगर आप किताब से उब जाते हैं तो किसी दूसरे रिसोर्स से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को चुनते रहिए, ऐसे रिसोर्सेज को लिमिटेड भी रखना है और चुनते भी रहना है और आगे भी बढ़ते रहना है, ताकि पढ़ाई आपकी कभी भी बोरिंग ना हो। और हमेशा ऐसे लोगों से जुड़िए, ऐसी वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से जुड़िए जो कि आपको फ्यूचर में एग्जाम में मदद करने वाले हैं। ठीक है, मस्ती भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए, लेकिन मस्ती थोड़ा सा कम और पढ़ाई थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना शुरुआत में करना है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू स्टडी। अब हम लोग चलते हैं हाउ टू मेक नोट्स। अब मैंने जैसा बताया कि थर्ड रीडिंग जब आप देते हैं तो उस समय नोट्स भी बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है आपको? नोट्स में आपको टॉपिक सबसे पहले चुन लेना है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक चुन लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उससे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है और किस टॉपिक को थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। ये धीरे धीरे करके अनुभव से आ जाएगा। जब आप 2-3 महीने 4 महीने जब पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन देखेंगे, पीटी का, मेंस का, तो आपको पता चल जाएगा कि पीटी के लिहाज से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और जो मेंस है उसके लिहाज से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में की बात करें तो वैसे भी मेंस के जो टॉपिक्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सिलेबस में जो स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है, जैसे यदि आप देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, तो वहां पर गांधी, नेहरू और टैगोर के विचार स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि इनके बारे में आपको स्टडी करना है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आप चुन सकते हैं। इसके अलावा आपको चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ है, संथाल विद्रोह दिया हुआ है, आपका बिरसा आंदोलन दिया हुआ है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो उसमें पटना कलम शैली है, मधुबनी चित्रकला है, या फिर आपका मौर्य कला है, पाल कला है, आपका गुप्त कला है, यह सब स्पष्ट रूप से दिया हुआ है ना। तो ये सब टॉपिक्स के लिए अलग से आप नोट्स बनाइए। ठीक है, विभिन्न जो रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, बुक्स जो बताए हैं, उनसे पढ़िए और उसके बाद उन पर नोट्स खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इससे दोहरा फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आपका रिवीजन के लिए नोट्स तैयार होगा। जब आपकी परीक्षा नज़दीक आएगी तो आपको पूरे बुक्स को पढ़ने का झमेला नहीं होगा, केवल आप नोट्स पढ़ करके जा सकेंगे। ठीक है, दूसरा फायदा ये होगा कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग तो करनी ही है ना, तो जब आप नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो आपका धीरे धीरे करके हैंड राइटिंग भी अच्छा होता जाता है, लिखने की गति भी बढ़ती जाती है और लिखने की शैली भी जो है वो इंप्रूव होती जाती है। तो यह तीनों फायदा होता है अगर आप खुद अपना नोट्स बनाते हैं तो। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप जॉब भी कर रहे हैं 9 to 5 का, या फिर जो महिलाएं हैं वो घर में भी काम कर रही हैं, बच्चे भी हैं उनको भी संभालना है, घर को भी संभालना है, तो वैसे लोगों के लिए दूसरों के नोट्स पर निर्भर होना आम बात है। वो मुझसे नोट्स ले सकते हैं या फिर किसी और से नोट्स ले सकते हैं, कोई कोचिंग नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फुल टाइम स्टडी ही कर रहे हैं उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप खुद से अपना नोट्स बनाइए। अब नोट्स में क्या होना चाहिए? नोट्स में आपका कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाइए। ठीक है, पीटी के लिहाज से बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाइए और जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे बाद में,
तब वही बुलेट पॉइंट्स को थोड़ा सा डील करके आपको लिखना आना चाहिए, तो वो बाद में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो नोट्स बनाएंगे तो उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट वाइज उसका नोट्स बनाइए। मैं जो जैसे नोट्स बनाता हूं वो भी आप देख सकते हैं सैंपल के रूप में, और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर जो पहले पास आउट हो चुके हैं टॉपर्स, उनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से नोट्स में पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसके अलावा नोट्स में आप चार्ट का यूज कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, मैप्स का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छा नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, ग्राफ वगैरह बनाने, जैसे मौर्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका ग्राफ बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे पीटी के लिए नोट्स बनाना है, तो अभी जैसे मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूं कि जितने भी जनजातीय आंदोलन है तो उनको एक चार्ट वाइज में पढ़ा रहा हूं, तो उस तरीके से चार्ट वाइज जो है आप बना सकते हैं नोट्स। 1857 की क्रांति है, किस स्थान से किसने नेतृत्व किया, तो एक में लिख दिया कि स्थान कौन सा था, एक में लिख दिया नेतृत्वकर्ता कौन सा था, उनकी लड़ाई किसके साथ हुई वो दूसरे कॉलम में लिख लिए, और उसके बाद लिख लिए प्रमुख घटनाएं जो उनके साथ घटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉलम वाइज जो है और ग्राफ वाइज जो है बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नोट्स बनाने की बात। ठीक है, तो टॉपिक्स जो है वो पीटी और मेंस दोनों के अलग अलग चुन लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाएंगे आपको टॉपिक्स, या फिर सिलेबस से आप टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं टॉपिक्स जो है मेन जो टॉपिक्स जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो वो टॉपिक्स आप सबसे पहले कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रिवीजन कैसे किया जाए और प्रैक्टिस कैसे किया जाए। तो रिवीजन के लिए 1-1-1 फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है। एक आईएएस अधिकारी का मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने 1-1-1 फॉर्मूला बताया था। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है वो, कि आप आज जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्टडी प्लान में जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो कल रात में ही, या फिर कल जो पढ़ना है वो आज रात में आप एक छोटा सा डायरी बनाइए। इस प्रकार का देखिए मैंने बनाया हुआ है, इस प्रकार का छोटा सा डायरी, एक छोटा सा नोटबुक ले लीजिए, जो रजिस्टर टाइप का आता है वो भी आप ले सकते हैं, और इसमें आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर मंडे 14/6 यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीजनल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सोर्सेज का वीडियो बनाना है, फिर सिंधु सभ्यता पर नोट्स बनाना है। तो ये मैं लिख लेता हूं कि कल मुझे क्या करना है। इसी प्रकार से आप भी जो है वो लिख सकते हैं एक इसी प्रकार के नोटबुक में कि आपको कल क्या करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कितना घंटा पढ़ना होगा, क्या करना होगा। अरे यार बच्चों वाली बातें छोड़ो, अब आप बड़े हो गए हो तो टॉपिक वाइज पढ़ो, अपना टारगेट फिक्स करो, डेली का, सप्ताह का और महीने का और साल का। आप अपना टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। और टारगेट जो है बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन बीमार पड़ जाए, कब क्या इमरजेंसी आ जाए, कब आपको कहीं जाना पड़ जाए, कोई काम आ जाए। तो इसके लिए फ्लेक्सिबल रखना है, लेकिन अपने आप से ईमानदार रहना है, अपना असेसमेंट करते रहना है कि जो आपने टारगेट बनाया था वो आपकी गलती के कारण नहीं हो पाया, या फिर कोई मजबूरी आ गई थी इस कारण से नहीं हो पाया। तो अपना टारगेट बनाते रहिए, अपना असेसमेंट खुद करते रहिए। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने बताया आपको रिवीजन के लिए, तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए 1-1-1 फॉर्मूला मैं बता रहा था। तो अब आपका टारगेट फिक्स हो जाता है। तो जैसे आज के लिए मैंने टारगेट बनाया, पढ़ लिया। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ा हूं उसको कल मैं रिवाइज जरूर कर लूंगा। इसको कहते हैं एक दिन के बाद रिवीजन करना। तो उसको जो है रिवीजन जरूर कर लूंगा। आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई करी, एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, कल उसको रिवाइज करने में मुझे आधा घंटा या 45 मिनट लगेगा। ठीक है, तो कल के डेट में मैं उसको रिवाइज जरूर कर लूंगा और उसके लिए समय जरूर बचाऊंगा। अगर दिन भर समय नहीं मिलता है तो सोने से पहले भी, लेकिन उसको रिवाइज जरूर कर लूंगा। ठीक है, तो एक दिन के बाद रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है कि एक सप्ताह के बाद फिर से एक डेट बना लेना है कि आज मैंने जो पढ़ा है उसके एक सप्ताह बाद का जो डेट होगा उसमें आप वो टॉपिक लिख दीजिए डायरी में कि इस दिन मुझे इस टॉपिक का रिवीजन कर लेना है। तो एक दिन के बाद रिवीजन करना है, फिर एक सप्ताह के बाद रिवीजन करना है, और उसके बाद सेम टॉपिक को एक महीने के बाद रिवाइज करना है। ठीक है, और इस तरह से हर टॉपिक पर आपका लिखा होना चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है इस डेट को, तो एक सप्ताह
तो कल मैं पढ़ लूँगा, फिर उसके एक सप्ताह बाद का डेट होना चाहिए और फिर एक महीने बाद का डेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं 1-1-1 फॉर्मूला, एक दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद और एक महीने के बाद रिवीजन करना। और रिवीजन कैसे करना है, तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। आप किसी जो किताब है जो रिवीजन के लिए, लूसेंट की बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किरण वगैरह का कोई भी जो आपका बुक आता है जीके का, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए वो सब शुरुआत में इस्तेमाल करिए और बाद में तो आपका जब नोट्स तैयार हो जाएगा तो आप अपना नोट्स पढ़ के ही रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया रिवीजन का फॉर्मूला। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर आपका मान लिया कंप्लीट होता है, मान लिया सिंधु सभ्यता आपने पूरा पढ़ लिया, तो आप, मैंने रिसोर्सेज में बताया था कि घटना चक्र आपको ले लेना है, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। या फिर घटना चक्र का पूरा वॉल्यूम नहीं ले सकते हैं तो आपको मैंने बताया था कि आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, उसमें भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो जैसे सिंधु सभ्यता मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने घटना चक्र उठाया और सिंधु सभ्यता से जिस जिस एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं वो मैंने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। उसमें आंसर भी होते हैं, बहुत सारी अन्य जानकारियाँ भी आपको मिल जाती है घटना चक्र से। अगर वो नहीं कर सकते तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, उसमें भी चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन होता है, तो उसमें सिंधु सभ्यता उठा लिया और सिंधु सभ्यता के सारे क्वेश्चन बना गए। तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब आप कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मार्केट से और उस सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट के जितने भी आपके MCQs हैं, जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, वो भी लिखना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ टू गेट मोटिवेटेड। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेटेड रखा जाए। तो सबसे पहला तो नियम यह बना लीजिए कि जब आप शुरुआत करते हैं तभी से अपने आप से कोई एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए कि भाई मुझे इस बार पास हो ही जाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लाख मेहनत करके भी हो सकता है कि टाइम आपका न चल रहा हो, हो सकता है कि आप पास ना हो। तो इससे आप जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हैं ना, तो आप प्रेशर में पड़ते हैं। तो प्रेशर ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो प्रेशर आता है, तो लोग पढ़ाई तेज कर देते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है महीना भर पहले, तो लोग पढ़ाई तेज कर देते हैं, 5th गियर में लगा लेते हैं। तो ये प्रेशर जरूरी होता है, लेकिन ओवर प्रेशर नहीं लेना है। जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप पर ओवर प्रेशर हो जाता है और तब आप पढ़ाई को एंजॉय करके नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई आपके लिए एक बर्डन बन जाती है। तो जो प्रेशर है वो भी आपका लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। कुकर में देखते हैं ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीटी बजने लगती है, तो वो सीटी बजने नहीं देना है दिमाग में, ठीक है। और क्या करना है, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना है, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़ना है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, शुरुआत में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ये भी आप नोट करके रख लीजिए। शुरुआत में आपको कुछ याद नहीं होने वाला है, ये भी आप नोट करके रख लीजिए। यह सब आम प्रक्रिया है जो हर स्टूडेंट के साथ होती है, हर टॉपर के साथ भी होती है, ठीक है। और कोई भी टॉपर भी जो है एग्ज़ाम से पहले 100% सेटिस्फाई नहीं होता है कि हाँ मैं पास हो ही जाऊंगा। और बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसे होते हैं जो DSP रैंक पर है और उसको DM बनना है, तो वो दोबारा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो हो सकता है कि अगली बार वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए और उसका PT भी ना निकले। ऐसे लाखों उदाहरण हैं, ठीक है। अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए लोग एग्जाम देते हैं, जो पहले पास आउट हो चुके हैं वो लोग भी एग्जाम देते हैं और हो सकता है कि अगली बार PT ना निकले। तो लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए आपको मेहनत तो जरूर करना है, प्रेशर भी हल्का लेना है, लेकिन सीटी नहीं बजने देना है और कॉन्फिडेंस हमेशा बना करके रखना है कि आपसे होगा ही होगा। अगर कोई भी दुनिया में कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है। और मोटिवेट होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अंदर से मोटिवेट होइए। अपने अंदर से मोटिवेट कैसे होइएगा, जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जब आप देखते हैं कि हाँ घटना चक्र का क्वेश्चन बनने लगा है, लूसेंट से जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वो बनने लगा है, तो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है वो फलित हो रहा है, वो काम आ रहा है और अब मुझसे क्वेश्चन बनने लगा है, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट है,
एक मित्र भी है, एक स्टूडेंट भी है, बहुत टाइम से मुझसे नोट्स ले रहा है, लगभग 2 साल से मेरे कांटेक्ट में है। सीआरपीएफ का जवान है, तो उसको टाइम कम मिलता है पढ़ने का, लेकिन लगातार मेरे कांटेक्ट में रहता है। तो वो कहता है कि भैया जब मैं तैयारी करना शुरू किया था तो जीके क्या होता है, जीएस क्या होता है, मुझे ये भी जानकारी नहीं थी, करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन जब से आपसे नोट्स लिया हूँ, जब से आपके संपर्क में हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट हो गया, पढ़ते पढ़ते, तैयारी करते करते, कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ। और वो बराबर मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि भैया इस बार तो पक्का निकाल लेंगे, इस बार हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और मेरा एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो मेरा बनने लगा है। अब वो प्रैक्टिस सेट बनाता है तो उसका अब जो है 80-85 के आसपास बनने लगा है, तो उसके अंदर से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करना, ये तो जरूर होता है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज भी जरूरी होते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जो सफल छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, या फिर जो अनुभवी अभ्यर्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, अपना अनुभव बांटना चाहते हैं या फिर अपनी गलतियां बताना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो आप वीडियोस देख सकते हैं, उन लोगों के संपर्क में रह सकते हैं, वो लोग से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। आप जब उन लोगों के संपर्क में रहते हैं और यदि उनमें से कोई एक निकाल लेता है तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे उस दिन जो स्नेहा गुप्ता मैम का मैंने इंटरव्यू लिया, तो उनको मैं जानता था और मेरे सामने तैयारी करते करते वो एग्ज़ाम निकाल ली, तो कितना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला। बिना खाए पिए मैं उनका इंटरव्यू लेने चला गया, उनसे और जानकारी लेने चला गया, और उसके बाद मैं लगातार पढ़ाई में लग गया। तो ये मोटिवेशन जो है वो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से भी मिलता है। तो आप ऑनलाइन वीडियोज़ देख सकते हैं, कुछ लोगों से मिल सकते हैं, कुछ अनुभवी लोगों से मिल सकते हैं, उनसे भी आप मोटिवेटेड हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वही सबसे अच्छा होता है। आप चाहें तो आप अपने समाहरणालय में घूम करके आइए, अपने ज़िला के कचहरी में घूम करके आइए। वहाँ पर आप जब डीएम की गाड़ियाँ देखेंगे, जब आप एसडीएम्स को देखेंगे, बीडीओ से मिलेंगे, जब आप सीईओ से मिलेंगे, डीईओ से मिलेंगे, तो उन लोगों से मिलिए या फिर दूर से ही देखिएगा, तब आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा कि यार इतना रुतबा है, इतना पावर है, इतना वो समाज में बदलाव ला सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो भी तो इंसान है जो कर रहे हैं। तो सकारात्मक रहिए, ऐसे लोगों से मिलते रहिए, तो खुद ब खुद मोटिवेटेड होते रहेंगे। और सफलता के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस, ये ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए, सेकेंड अटैम्प्ट में निकल जाए। ऐसे लाखों उदाहरण हैं, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जिसमें छात्र जो हैं वो अपने अंतिम प्रयास में भी सफल होते हैं। हाल ही में आपका एस्पिरेंट्स करके एक वो आया, वेब सीरीज़ आया, आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर टीवीएफ में। तो उसमें लास्ट अटेम्प्ट में वो भी सरकार की बदौलत उसको मिल जाता है एक अटेम्प्ट, और वो लास्ट अटेम्प्ट में वो बंदा डीएम की पोस्ट निकाल लेता है, डीएम बन जाता है। आप उसके साथ जो अनुभवी लोग अनुभवी भैया रह रहे होते हैं, नाम तो खैर मैं भूल गया, लेकिन वो भी निकाल लेते हैं, एसडीएम ही बनते हैं, लेकिन बन तो जाते हैं ना, अधिकारी बन तो जाते हैं ना। तो वो पेशेंस रखते हैं, परसिस्टेंस के साथ तैयारी करते जाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोग भी आपको उदाहरण के स्वरूप मिलेंगे और उनसे भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, लोगों से प्रेरणा लेती रहनी है, और धैर्य नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, हौसला नहीं छोड़ना है, और हमेशा सकारात्मक होते हुए तैयारी करनी है। तैयारी के बहुत सारे ऐसे भी चरण आएंगे जब आपका मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अगर पीटी नहीं निकलता है, मान लिया कि पीटी नहीं निकला, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन रो लीजिए, 1-2 दिन उदास रह लीजिए, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद अपने आप को रिवैम्प कीजिए और फिर से तैयारी में जुट जाइए पूरे हौसले के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 5 टॉपिक्स को मैंने डील किया, और भी कुछ जो चीज़ें छूट गई हैं वो भी मैं आगे वीडियोज़ में बताता रहूँगा। अभी तो सीरीज में 2-3 वीडियोज़ और आने हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग तो पूरा देखते ही नहीं हो, है ना। तो इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और पुराने जितने भी सीरीज़ हैं, मेरे 3 वीडियो और बनाया हूं, तो वो भी ज़रूर देख लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और भी जो भी शुरुआत करने वाले हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो इसी के साथ
अब मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।